हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीम शशांक साजवान। एचएमपीवी एक ऐसा वायरस है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। ये कितना ज़्यादा खतरनाक है, क्या ये एक नया पैंडेमिक कॉज कर सकता है? ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग के अंदर है। एंड क्योंकि ये एक नया वायरस आया है, इसलिए इस पर डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखेंगे कि एचएपीवी एक्चुअली क्या है और ये कहाँ से आया है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि ये फिलहाल रिसेंटली इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है। फिर एक और चीज़ समझनी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो कोविड-19 है और एचएमपीवी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एंड फाइनली, क्या एचएमपीवी कोविड-19 जितना बड़ा ही एक पैंडेमिक बन सकता है या नहीं, इस क्वेश्चन को भी डिटेल में देखेंगे। अगर आपको ऐसे ही डिफरेंट वीडियोस चाहिए तो 2026 एंड 2027 बैच के यूपीएससी के एडमिशन्स ओपन है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके उनमें एनरोल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, और वो है कि एचएमपीवी एक्चुअली क्या है। सो ये जो फंडामेंटल है और बायोलॉजिकल जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो एचएमपीवी का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। आरएनए एक ऐसा जेनेटिक मॉलिक्यूल है जो कि सिंगल स्ट्रैंड से बना होता है। डीएनए में क्या होता है? डीएनए में डबल स्ट्रैंड होते हैं, बट आरएनए में ऐसा नहीं है। आरएनए में बस एक सिंगल स्ट्रैंड ही है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये पैरामॉक्सिविरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। देन ये जो पर्टिकुलर टाइप का वायरस है, इसको 2001 में ही डिस्कवर कर लिया गया था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि 2025 में ही पहली बार पता चला है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कोविड-19 जो था ना, उसकी हमें इन्फॉर्मेशन 2019 में ही पता चली थी, बट एचएमपीवी के बारे में हम 2001 से जानते हैं और नेदरलैंड्स में ये पहली बार पाया गया था। लेकिन जब हमने और ज़्यादा स्टडीज़ करी, तब पता चला कि शायद ये वायरस 1950 से ही ह्यूमंस के अंदर घूम रहा होगा। मतलब 2001 से पहले हमें आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई वायरस है, बट जब हमने स्टडी करी तो हमें पता चला कि ये वायरस तो शायद 1950 से ह्यूमंस के अंदर एग्जिस्ट करता हो। उसके अलावा एक और चीज़ जाननी ज़रूरी है कि इसके कौन कौन से टारगेट ग्रुप्स हैं। फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग जो चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे ससेप्टेबल हैं। एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वो लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है। अब इम्यूनिटी कम क्यों हो सकती है? जो सबसे बड़ा कारण होता है इम्यूनिटी कम होने का, जब कोई इंसान इल है या किसी और बीमारी के कारण वो ऑलरेडी ही सिक है। मतलब जिस इंसान को ऑलरेडी दूसरी बीमारियां हो रखी हैं, उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, एंड दैट इज़ वाई वो इस पर्टिकुलर वायरस के ज़्यादा टारगेट बन सकते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स रनी नोज, कफ, फीवर, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। और देखो यहाँ पे जो और भी सिम्टम्स मिले हैं वो 100% तो नहीं, बट काफ़ी हद तक कोविड-19 से सिमिलर है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इन चीज़ों पर प्रीलिम्स में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, एंड वो क्वेश्चन ये है कि एचएमपीवी एक्चुअली हो कितने लोगों को रहा है। तो अगर आप ये देखो कि बहुत सारे लोगों को खांसी जुकाम की तकलीफ हो रही है, तो उनमें से ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये तकलीफ एचएमपीवी के कारण होती है? वो है अराउंड 5 to 10% ऑफ लोग। मतलब अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो 100 में से अराउंड 5 लोगों को वो प्रॉब्लम एचएमपीवी के कारण हो रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। हम इसके लिए थोड़ी से प्रिपेयर्ड हैं। अनलाइक कोविड-19 जहाँ पे वो चीज़ एकदम से आ गई थी, एचएमपीवी 2001 से हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है? और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कोविड-19 से सिमिलर है, कि जब कोविड-19 आया था, तब उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। आज की डेट में तो बहुत सारी वैक्सीन्स बन चुकी है, लेकिन एचएमपीवी की भी अभी कोई भी लाइसेंस्ड वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती। उसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनको आप एंटीवायरल कहते हो। ठीक है? एंटीवायरल क्या होती है? एक ऐसी दवाई है जो कि वायरस के अगेंस्ट काम करती है, लेकिन यहाँ पे कोई एंटीवायरल दवाई भी एग्जिस्ट नहीं करती। अब हम देखते हैं दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है? जब भी 2001 से हम इसके बारे में जानते हैं और फिर हमें पता चला कि 1950 से शायद ये ह्यूमंस के अंदर है, तो हम 2025 में इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि चाइना में जो 2024 का एंड था, उसमें इसके नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए।
ठीक है? वैसे तो 5% लोगों को ये होता ही था, बट अब ये जो नंबर है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। तो ये एक बहुत कन्फ्यूज़िंग और एक बहुत ही कंसर्निंग चीज़ हुई। बीजिंग और शंघाई जैसी जो कि चाइना की सबसे 2 बड़ी सिटीज़ में से आती है, वहाँ पे इसके जो नंबर्स हैं, बहुत रैपिडली राइज़ करने लगे और हॉस्पिटल्स के अंदर एचएमपीवी के जो पेशेंट्स थे, उनका नंबर 30 टू 40% बढ़ गया। मतलब अगर किसी हॉस्पिटल में एचएमपीवी के 10 पेशेंट आते थे, तो अब वो ये आप मान सकते हो 13 से 14 पेशेंट आने लगे। सो ये एक सडन राइज़ जो हुआ, इस सडननेस के कारण हम और ज़्यादा थोड़े कंसर्न हो चुके हैं इस पर्टिकुलर डिज़ीज़ के बारे में। दूसरी चीज़ ये है क्योंकि ऐसी चीज़ कोविड-19 में भी हुई थी, तो हम अब इस पोटेंशियल पैंडेमिक्स के बारे में थोड़े और ज़्यादा सेंसिटिव हैं, है ना? क्योंकि हम सबके साइकी के अंदर एक चीज़ बनी हुई है कि अगर कोई भी वायरस तेज़ी से राइज़ करता है, तो अब हम और ज़्यादा उसके अगेंस्ट सतर्क हो जाएँगे। जबकि कोविड-19 से पहले अगर ऐसा कुछ एचएमपीवी हमें दिखता, तो शायद हम उस पे उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो इसलिए हमारा थोड़ा हाइटेंड फोकस हो चुका है। एंड दूसरी चीज़ कोविड-19 को ठीक करने के लिए हमने बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सप्लाई चेन का डेवलपमेंट किया, जिसके कारण एचएमपीवी की जो डिस्कवरी है और इसके जो केसेस हैं, वो हम बहुत तेज़ी से फाइंड भी कर पा रहे हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उसके अलावा अभी ही ये न्यूज़ में और क्यों आया? क्योंकि जो एचएमपीवी वायरस है, वो यूजुअली विंटर्स में ज़्यादा स्प्रेड होता है एंड दैट इज़ व्हाई विंटर्स भी चल रही थी। चाइनीज़ हॉस्पिटल्स में अपटिक भी था। कोविड-19 को लेके हम थोड़े डरे हुए भी हैं। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप कंक्लूड करोगे तो पता चलेगा कि रिसेंटली इतना ज़्यादा न्यूज़ के अंदर क्यों था। अब एक और आपके दिमाग में इन्फॉर्मेशन और एक डिटेल जानने की आई एम प्रेटी श्योर क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही होगी कि कोविड-19 का जो वायरस था, देखो कोविड-19 जो है वो एक डिजीज़ का नाम है, ठीक है? वो एक डिजीज़ का नाम है, लेकिन ये डिजीज़ हो किससे रही है? ये हो रही है एक वायरस से और उस वायरस का नाम ये है सार्स-कॉव-2, ठीक है? तो वो वायरस सार्स-कॉव-2 जिसने कोविड-19 को कॉज़ किया था और एचएमपीवी वायरस, इन दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी है एंड प्रीलिम्स में एंड इवन मेंस में भी किसी तरह से इन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। फाइन, तो समझते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एचएमपीवी को हम 2001 से ही जानते हैं और वो नेदरलैंड्स में ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका है। हाउएवर जो सार्स-कॉव-2 था जिससे कोविड-19 हुआ था, वो हमें पहली बार 2019 में ही पता चला था और वुहान चाइना से वो निकला था। सेकंड, जो जेनेटिक डेटा है अगर आप एचएमपीवी का देखो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि ये एक आरएनए वायरस है और ये पैरामाइक्सोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। वहीं पे जो सार्स-कॉव-2 है, वो भी एक आरएनए वायरस ही था, लेकिन वो कोरोनाविरिडे फैमिली को बिलोंग करता था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों वायरस आरएनए वायरस है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अब उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा है कि प्रीलिम्स में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। हम बहुत ही सिंपली इनको देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट वो सरफेस नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। जो एचएमपीवी वायरस है, उसका जो सरफेस है, वो एफ और जी प्रोटीन से बना हुआ है। वहीं जो सार्स-कॉव-2 था, उसके अराउंड स्पाइक एस प्रोटीन था। अब इसका क्या मतलब है? पहले वो समझते हैं और फिर आगे हम चलेंगे। अगर आप ये सार्स-कॉव-2 वायरस का एक डायग्राम देखो, जो बेसिकली कोविड-19 जिसने कॉज़ किया था, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे है एस प्रोटीन। एस प्रोटीन का मतलब होता है स्पाइक प्रोटीन। अब ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आ जाते हैं। वो आपसे सिंपल सा पूछ लेंगे कि इनमें से कौन से वायरस के अंदर स्पाइक प्रोटीन पाया जाता है? उसके अंदर एचएमपीवी लिखा होगा, उसके अंदर सार्स-कॉव-2 लिखा होगा, ठीक है? तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो स्पाइक प्रोटीन हमें मिलता है कोविड-19 के अंदर। देन एचएमपीवी के अंदर क्या है? अगर आप एचएमपीवी को देखोगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एफ प्रोटीन और जी प्रोटीन, ठीक है? जी इज़ ग्लाइकोप्रोटीन और एफ का मतलब है फ्यूजन प्रोटीन। बट इतना ही आपको ध्यान रखना है कि एफ और जी प्रोटीन। तो जो सार्स-कॉव-2 था, उसके सरफेस पे हमें एस प्रोटीन मिलता है, मतलब स्पाइक प्रोटीन, लेकिन जो एचएमपीवी है, उसके सरफेस पे हमें क्या मिल रहा है? जी प्रोटीन और एफ प्रोटीन। ये आपको ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनका मतलब क्या है? देखो एस प्रोटीन जो है या पहले समझ लेते हैं एफ और जी के बारे में। जो एफ प्रोटीन है वो एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एचएमपीवी की मदद करता है ह्यूमन सेल्स के अंदर आने के लिए, ठीक है? तो ये जो एफ प्रोटीन है जो कि वायरस के ऊपर है, ये जो ह्यूमन का सेल है ना, उसके साथ मर्ज हो जाता है और अलाउ करता है इस वायरस को इस ह्यूमन सेल के अंदर जाने के लिए। और जी प्रोटीन एक हुक जैसे काम करता है। मतलब जो सपोज एक ह्यूमन सेल है और ये वायरस है,
वायरस के अंदर एक एफ प्रोटीन है और दूसरा है जी प्रोटीन। तो जी प्रोटीन तो क्या करेगा, ह्यूमन सेल से इसको हुक कर देगा, अटैच कर देगा, और इसके साथ उसको एक तरह से आप मान सकते हो उसको ये फिक्स कर देगा। और एफ प्रोटीन की मदद से ये जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल है आरएनए, वो ह्यूमन के सेल के अंदर चले जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो स्पाइक प्रोटीन है या फिर जो एस प्रोटीन हमने अभी देखा, जो कि सार्स कॉव 2 के अंदर था, मतलब कोविड 19 वाले वायरस के अंदर था, वो जी प्रोटीन जैसा सिमिलर सा है। मतलब उसका पर्पस भी थोड़ा सा हुक करने का है, मतलब वो अलाउ करता है कोविड 19 वाले वायरस को ह्यूमन सेल से अटैच हो जाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो जी प्रोटीन है, ये जो ह्यूमन सेल है, वहां उस ह्यूमन सेल के किस लोकेशन पे जाके अटैच होता है। देखो हमारा जो ह्यूमन सेल है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि देखो हमारा जो ह्यूमन सेल है ना, उसमें बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स आके ऑलरेडी अटैच होते ही रहते हैं। लेकिन जो ये कोविड 19 वायरस है, इसके अंदर भी या इसके सरफेस पर भी ऐसी एक शेप होती है जिसको आप एस प्रोटीन बोलते हो, जो इन ऑलरेडी जो रिसेप्टर बने हुए हैं उनमें जाके अटैच हो जाते हैं। तो ये जो ऑलरेडी रिसेप्टर हमारे ह्यूमन सेल पे होते हैं, इनको ACE2 रिसेप्टर के नाम से जाना जाता है। इस पे बाय द वे यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मैंने इसलिए आपको ये डिटेल में बताया क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम फिर से इन पैरामीटर्स पे चलते हैं, जो हम अभी डिफरेंस देख रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो HMPV वायरस है, इसके सरफेस पे होता है एफ प्रोटीन, जो कि क्या करता है, इस सेल का, इस वायरस का जो मटेरियल है वो ह्यूमन सेल के अंदर इंजेक्ट करने में मदद करता है। लेकिन जो जी प्रोटीन है वो इसको हुक कर देता है, अटैच कर देता है ह्यूमन वायरस से। सार्स कॉव 2 के ऊपर होता है स्पाइक प्रोटीन, जो कि ह्यूमन सेल के ऊपर जो ACE2 रिसेप्टर है उससे अटैच इस वायरस को कर देता है। ये डिफरेंस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देखो जो सार्स कॉव था वो छींकने से, ड्रॉपलेट्स मतलब छींकने से। जब भी कोई इंसान छींकता है या खांसता है तो उसके मुंह से कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, जो कि 1 से 2 मीटर तक जा सकती है। तो उसके थ्रू भी कोविड 19 ने ट्रैवल करा। उसके अलावा एयरबोर्न भी था, मतलब कोविड 19 हवा में भी बहुत रहकर दूर दूर तक जा सकता था। और फोमाइट स्प्रेड मतलब किसी सरफेस पे, मान लेते कोई डोर नॉब है, कोई हैंडल है, कोई टेबल है, उसके ऊपर भी जो वायरस है रह सकता है, और किसी ने उसको टच करा तो ये चीज़ें ट्रैवल कर सकती है। लेकिन आप देखो HMPV में अभी कोई एयरबोर्न ट्रांसमिशन नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान खांस रहा है तो उसके आसपास वाले लोगों को हो जाएगा, डायरेक्ट कांटेक्ट से हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वायरस जो है हवा में तैर रहा है और किसी को हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ थी एयरबोर्न, ये हमने कोविड 19 में देखी थी। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि शायद HMPV इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है जितना कोविड 19 था। लेकिन इसके लिए हमें और डेटा की ज़रूरत है। और डिफरेंस देखते हैं। देखो जो HMPV है वो चिल्ड्रन या फिर एल्डरली में ज़्यादा फेमस है या ज़्यादा उनको अफेक्ट करता है। लेकिन कोविड 19 मेनली ऑलमोस्ट सारे ग्रुप्स को ही टारगेट करता था। फिर ट्रांसमिशन रेट, मतलब कि ये जो वायरस है ये कितनी तेजी से फैल रहा है, तो इसको कहते हैं ट्रांसमिशन रेट। अब यहाँ पे नंबर लिखा है 1.5 या 2। इसका मतलब ये है कि एक इंसान HMPV को 2 लोगों तक फैला सकता है। 2 का मतलब है 2 लोगों में, 1.5 मतलब कि ऑन एन एवरेज एक इंसान अपना जिसके पास वायरस है ये, वो 1.5 लोगों को वायरस फैला सकता है। अभी 1.5 लोग क्या है, एक एवरेज है। लेकिन इन जनरल आप ये ध्यान रख सकते हो कि एक इंसान से 2 लोगों तक ये वायरस फैल सकता है। लेकिन कोविड 19 का जो ट्रांसमिशन रेट था वो था 8। स्पेशली कोविड 19 के बहुत सारे वेरिएंट्स थे, तो उसका जो डेल्टा वेरिएंट था ना, उसका ट्रांसमिशन था 8। मतलब एक इंसान 8 लोगों को एक वायरस फैला सकता था। तो आप देखो कि इसकी ट्रांसमिशन रेट HMPV की बहुत कम है। फिर मोर्टेलिटी रेट मतलब जिसको भी ये वायरस से डिजीज हो गई, उसके कितने चांसेस हैं कि उसकी डेथ हो जाएगी। तो मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है HMPV की। लेकिन जो कोविड 19 थी उसकी 1 to 3% मोर्टेलिटी रेट थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब HMPV की जो मोर्टेलिटी रेट है ना, वो 1% से भी कम है। तो अब आपको एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि शायद HMPV SARS-CoV-2 जितना थ्रेट नहीं है। फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने HMPV को किसी टाइप की थ्रेट जैसे डिस्कवर किया है या उसको कोई ऐसा स्टेटस दिया है या नहीं। देखो अब तक कोई भी ऐसा स्टेटस WHO ने उसको नहीं दिया है, मतलब उसको एक हेल्थ इमरजेंसी डिस्क्राइब नहीं करा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि HMPV के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, उसका जो R0 अभी हमने देखा ना कि उसकी ट्रांसमिशन रेट बहुत कम है, मोर्टेलिटी भी बहुत कम है, और बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनके पास ऑलरेडी 5 साल के बाद HMPV की इम्यूनिटी बन जाती है, क्योंकि हमारी
एनवायरमेंट में एचएमपीवी, जैसे मैंने आपको बताया कि बाद में हमें पता चला कि 1950 से हमारे एनवायरमेंट में एचएमपीवी है। तो इतने टाइम से वो अगर हमारे एनवायरमेंट में है तो मतलब हमारी बॉडी में उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। अब आते हैं फाइनल एक कंक्लूसिव क्वेश्चन पर कि क्या ये एक पैंडेमिक बन सकता है। सो द थिंग इज, इसके चांसेस काफी कम है। अनलाइकली फैक्टर्स, पहली बात तो ये क्लोज कॉन्टैक्ट से ही फैल रहा है, मतलब ये एयरबोर्न तो है नहीं जैसे कोविड-19 था, ये एयरबोर्न नहीं है, ठीक है। और जो उसका आर नॉट फैक्टर है, मतलब इसकी ट्रांसमिशन रेट काफी कम है कंपेयर टू कोविड-19। ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या हम अब कुछ करें नहीं इसके बारे में? जैसे मैंने अब तक डिस्कस करा कि एचएमपीवी शायद इतना खतरनाक नहीं है, तो क्या मतलब हम अब बैठ जाए, शांत हो जाए? ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि वायरस जो है वो इवॉल्व होता रहता है। एंड बिकॉज वायरस इवॉल्व हो रहा है, ये पॉसिबल है कि कोई नया स्ट्रेन या कोई नया वेरिएंट आ जाए एचएमपीवी का, जो कि शायद कोविड-19 जितना ही खतरनाक हो, तब प्रॉब्लम्स बन सकती है, ठीक है। और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जैसे जो एल्डरली पॉपुलेशन है या जो चिल्ड्रन है जिनकी 5 साल से कम एज है, वो तो अभी भी वल्नरेबल है ही। उसके अलावा ऐसी कंट्रीज, ज़्यादातर जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी वीक है, ठीक है। तो वहाँ पे एक लोकलाइज आउटब्रेक देखने को हमें मिल सकता है। सो यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि एचएमपीवी के बारे में आपको आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं। अगेन ये प्रीलिम्स के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक था। सो दिस हैज़ बीन वैभव स्नेही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।